स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हर साल मैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आता हूं। आपको पता ही होगा कि 1 फरवरी को जो बजट आता है उसके एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज किया जाता है। लेकिन इस बार क्या है कि इलेक्शंस है, चुनाव है। तो क्या होता है कि जिस साल चुनाव होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें आपको पता होगा कि इंटरिम बजट आता है और इंटरिम बजट के पहले जो फुल इकोनॉमिक सर्वे है वो सरकार रिलीज नहीं करती है। जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है वो एक्चुअली इलेक्शंस के बाद जब पूरा फुल बजट आएगा सरकार की तरफ से तो उसके पहले रिलीज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल जो है एक छोटा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा और देख सकते हो इसका नाम है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू जनवरी 2024 और ये बेसिकली रिलीज किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके द्वारा। और आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है इंडियन इकोनॉमी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रिजिलिएंट। यही 2 चैप्टर्स हैं और इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारी चीजें इसके अंदर मेंशन्ड हैं, बताई गई हैं। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो एंड तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच चलता है स्टडी IQ पर। देखिए ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, जब मैं कंप्लीट कहता हूं तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब चीज की तैयारी आपको सिंगल बैच से मिल सकती है। इसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ सकते हो। सभी क्लासेस लाइव होते हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है, कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए SIP+ ये ज्वाइन कर सकते हैं या फिर RBI ग्रेड भी, जो भी आपको कोर्स लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब आपको पता ही है लोकसभा का चुनाव जिस भी साल होता है उस बार फुल बजट सरकार लेकर नहीं आती और उसका मेन कारण यही है कि बोला जाता है कि चुनाव के बाद जो भी सरकार चुनकर आएगी उसको हक मिलना चाहिए फुल बजट निकालने का। क्योंकि बजट किसके लिए होता है? अगले साल के लिए होता है। जैसे कि जो अभी 1 फरवरी को बजट आता है यूजुअली, तो वो आपका जैसे मान लो 2024-25 के लिए होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि यहां पर अगर अभी सरकार 24-25 का बजट निकाल देगी और मान लो कोई दूसरी सरकार बन जाए चुनाव के बाद, तो यहां पर यह पूरा उल्टा फुल्टा हो जाता है। इसी की वजह से यहां पर इंटरिम बजट लाया जाता है और यही कारण है कि इंटरिम बजट आ रहा है, इसलिए जो फुल इकोनॉमिक सर्वे है वो आपका रिलीज नहीं किया जाता है। तो ये जो सर्वे है एक तरह से आप कह सकते हो एक स्मॉल सर्वे या फिर छोटा सर्वे जो है वो लाया गया है। और आप देख सकते हैं इस सर्वे के अंदर इसका जो टाइटल है इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, अगेन यहां पर आप देख पाओगे इसके अंदर बेसिकली भारत की जो जर्नी रही है इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं। 1947 से लेकर 2014 तक किस तरह का हाल था और फिर 2014 से लेकर अभी तक, मतलब जो PM मोदी की सरकार रही है पिछले 10 सालों में, वो किस तरह की रही थी उसके बारे में यहां पर बताया गया है। एंड अगेन ध्यान रखिएगा ये वाला भी जो है वो आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन उनके द्वारा पब्लिश किया गया, उनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है वो बेसिकली जो इलेक्शन है उसके बाद आएगा और बजट के जस्ट एक दिन पहले रिलीज किया जाएगा। तो वो जब होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो डॉक्यूमेंट है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ये एग्जैक्टली है क्या? देखो करीब 74 पेज का ये पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की टीम के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है और जो पूरी जर्नी है इंडियन इकोनॉमी की वो इसके अंदर दर्शाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ आगे आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की होगी वो भी आपको जानने को मिलेगा। अब देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहां पर 2 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर जैसा कि आपने देखा इंडियन इकोनॉमी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और दूसरा चैप्टर है व्हाट मेड इंडियन इकोनॉमी रिजिलिएंट। इन दोनों की जो हाइलाइट्स हैं, दोनों की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए जानना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यहां पर प्रीफेस में चीफ इकोनॉमिक
एडवाइजर ने कुछ चीजें कही हैं जिसको आपके लिए जाना अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली क्या कह रहे हैं। उनका सबसे पहला ये कहना है कि इंडिया इज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ वेदरिंग द इमर्जिंग डिस्टर्बेंसेस, मतलब दुनिया भर में ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, भारत काफी कॉन्फिडेंट है कि वो उससे उभर पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं स्लो डाउन की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करोगे तो हम यहां पर 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या था, 2014 तक यहां पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि हम फ्रेजाइल इकोनॉमी के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद हमने अपने इकोनॉमी को स्टेबल किया, स्टेबिलिटी पर लाया, और फिर उसके बाद अब हम मजबूती पर आ चुके हैं। सो फ्रॉम फ्रेजिलिटी टू स्टेबिलिटी एंड देन टू स्टेबिलिटी टू स्ट्रेंथ, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज की तारीफ की है और यह कहा है कि पिछले 2 साल में भारत का जिस तरह का मैनेजमेंट था क्रूड ऑयल के सप्लाई को लेकर, यह बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। क्योंकि आपको याद होगा रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और अचानक से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं $130 पर बैरल, $140 पर बैरल यहां तक पहुंच चुके थे। और आपको पता ही है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर होता है। लेकिन भारत ने जिस तरह से उसको डील किया, वेस्टर्न कंट्रीज कह रही थी बार बार हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी हमने यहां पर डील किया और डिस्काउंट प्राइस में ऑयल को खरीदा। तो इसको लेकर यहां पर उनका कहना है कि यह बहुत ही अच्छी बात है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को काफी मजबूती मिली है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है तो ग्रोथ रेट की काफी चर्चा होती है। तो ग्रोथ रेट कैसा होने वाला है, देखो सबसे पहले तो जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का, इसमें जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 7% के ऊपर होगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है कि 2024-25 में जो अगला वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उसमें भी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर होगी। तो अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, तो भारत इकलौता ऐसा देश होगा जिसने कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में तो आपको पता ही है सभी देशों की जो इकोनॉमी है वो आपका रिसेशन में चली गई थी, तो कोविड के बाद भारत इकलौता ऐसा देश होगा लार्ज इकोनॉमीज में जिसने 4 साल तक लगातार 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रखी होगी, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि देखिए अगर दुनिया की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, मान लो पूरे दुनिया भर में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट 4% से ऊपर रहता है और तब भारत अगर 8% 9% अचीव करता है ग्रोथ रेट, तो ये तो ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन जब आज के डेट में ग्लोबल ग्रोथ रेट 2% के अंडर में है, 2% भी नहीं है, और उस समय भी हम 7% अचीव कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। तो एक तरह से वो तारीफ कर रहे हैं बार बार कि भारत की इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ट्रैक पर है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा ही रहा तो अगले 3 साल में, मतलब 2027 तक, जो $5 ट्रिलियन की काफी चर्चा होती है, तो वो हम अचीव कर लेंगे। और चीजें ठीक होती रही तो 2030 तक हम एम कर सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन बन जाएगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहां पर कई सारे चैलेंजेस वगैरह भी, जैसे कि यहां पर उन्होंने लिस्ट किया रेड सी के अंदर, आपने देखा होगा हौतीस के द्वारा किस तरीके से शिप्स के ऊपर अटैक किया जा रहा था। यहां पर जो भारत की नौसेना है, भारत के जो गार्ड्स हैं, हमारी जो नेवी है, वो आपका अरेबियन सी में पूरी तरह से बिक चुकी है, ताकि यहां पर हम अपने जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, उसको एक तरह से बचा सकें। लेकिन जिस तरह की घटना अभी रिसेंटली देखने को मिली है आपका रेड सी में, अलग अलग कॉरिडोर्स में, इसकी वजह से ओवरऑल जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर इंपैक्ट आया है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा, बार बार चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। तो यहां पर एक तो ये वाला चैलेंज हो गया कि यहां पर जिस तरह से रीसेंट इवेंट हुआ है रेड सी और उसके आसपास। फिर दूसरा यहां पर इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। देखो अब यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, आपको पता ही है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो आईटी एक्सपोर्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड, ये जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर वो भारत के द्वारा की जाती हैं। लेकिन क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से जो देश हमसे इंपोर्ट कराते थे, जो देश हमसे खरीदते थे,
उनमें अब स्लो डाउन आ सकता है, क्योंकि जो चीजें हम खुद करके यहां से देते थे वो अब आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है आज के डेट में आपको कुछ भी लेना हो, लेटर टाइप करना हो, कुछ भी एक चीज करना हो, आप चैट जीपीटी पर जा सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर जा सकते हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, ये दूसरा चैलेंज है। और तीसरा यहां पर उनके द्वारा बोला गया है दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज। देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली पूरे दुनिया यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस कैसे आते हैं, कोयला जलाते हैं हम, क्रूड ऑयल जलाते हैं, उसकी वजह से आता है। तो क्या है कि अब भारत को ग्रो करना था, वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस छोड़ चुके हैं एनवायरमेंट के अंदर। लेकिन जब अब भारत की बारी है तो भारत अब दुविधा में है, तो किसकी तरफ हम ज्यादा फोकस करें, हम चीप जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल हैं, उसके ऊपर जाएं, या फिर हम यहां पर अपना बड़ा रिसोर्सेज एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ लगा दें। तो ये तीन मेन चैलेंजेस हैं जिसके बारे में चर्चा की गई है। फिर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बोला गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, और वो ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले 9-10 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खूब सारा फोकस किया है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देश में देखने को मिलेगा, चाहे आप हाईवेज की बात करिए, फ्रेट कॉरिडोर की बात करिए, एयरपोर्ट्स, मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया, ट्रांस सी लिंक हो गया, बहुत सारी चीजें पिछले 10 साल में रियल, टेंजिबल और ट्रांसफॉर्मेटिव हुई हैं। इनफैक्ट यहां पर उनके द्वारा आंकड़ा भी दिया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, और बोला गया है कि ओवरऑल पब्लिक सेक्टर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अगर आप देखोगे तो 2014-15 में लगभग 9-10 साल पहले 5.6 लाख करोड़ था, लेकिन इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 18.6 लाख करोड़। तो ये बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, मतलब सरकार यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस कर रही है। फिर दूसरा यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर कुछ चीजें कही गई हैं कि हमारे देश में अगर आप देखोगे 2014 के पहले फाइनेंशियल सेक्टर की हालत काफी खराब थी। मतलब आपने देखा होगा पिछले कुछ समय बैड लोन, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस तरह की चीजों की काफी चर्चा होती थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे जो बैंकों की हालत है, उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग हुए हैं। यहां पर अगर जैसे कि मान लो अगर बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी नहीं होती है, अगर उनका बहुत सारा पैसा फंसा होता है, तो इसकी वजह से वो फर्दर लोन नहीं दे पाते हैं। और अगर मान लो बैंक लोन नहीं दे पाएंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट सही से हो पाएगा, क्या लोन सस्ते में मिल पाएगा, नहीं हो पाएंगी। इसीलिए बैंकों की हालत सही रखना, हेल्दी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत रखना। तो क्योंकि बैलेंस शीट मजबूत हुआ है, इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें डबल डिजिट का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंडियन हाउस होल्ड्स की भी बात कही गई है कि भारत के जो हाउस होल्ड्स हैं, जैसे हम और आप लोग जो घरों में रहते हैं, चीजों को खरीदते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो 51 करोड़ बैंक अकाउंट जन धन योजना में देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2.1 लाख करोड़ है, जिसमें 55% महिलाओं के द्वारा ओन किया जाता है। 2019 तक आप देख सकते हो हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट, मतलब घरों के पास जो एसेट था वो था 86.2% ऑफ जीडीपी। ये 2019 की मैं बात कर रहा हूं, और आज के डेट में बढ़कर ये कितना हो गया है, ये हो गया है 103.1% ऑफ जीडीपी। आप समझ रहे हो, मतलब कि हाउस होल्ड का जो एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स, वो बढ़ रहा है लगातार। और वहीं अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटी भी बढ़ी है, करीब 33.4% ऑफ जीडीपी था 2019 में, ये बढ़कर 37.6% हो गया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहां पर ज्यादा तेज वृद्धि आपको इसमें देखने को मिलेगी, एसेट में देखने को, मतलब एसेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी देश की इकोनॉमी की मजबूती को दिखाता है। फिर यहां पर अक्सर आपने देखा होगा जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी चर्चा होती है, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि भारत में जो जॉब्स हैं पिछले कुछ वर्षों में उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। स्पेशली कोविड के समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखिए तो 23-24% तक चला गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि आज गिरकर लगभग 7% के आसपास आ गया है। तो इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फिर इसके साथ साथ जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें इंक्रीज हुआ है। ये बेसिकली दर्शाता है कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, और आपको पता ही है कि यहां पर ईपीएफ हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें स्टेडी राइज देखने को मिला है सिंस कोविड। मतलब कि जब लोगों को जॉब मिलेगा तभी तो वो अपना ईपीएफ अकाउंट खुलवाएंगे, और ये दर्शाता है कि यहां पर नौकरियां बढ़ रही हैं। तो ये हो गई सारी चीजें। अब मैं आता हूं यहां पर जो इकोनॉमिक सर्वे का इस बार का जो सर्वे था, भले ही स्मॉल सर्वे कह लीजिए, जो भी है,
ये बेसिकली इसका पहला चैप्टर आप देखोगे तो इसमें इंडियन इकोनॉमी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात कही गई है। देखो, मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। एक तो इसके अंदर बताया गया कि कैसे 1947 से लेकर 2014 तक क्या क्या चीजें हुई। तो बेसिकली ये बोला गया कि कैसे हमारी जो जीडीपी थी, मतलब वर्ल्ड जो जीडीपी है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन 1700 में, मतलब 300 साल पहले हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 23-24% हुआ करता था वर्ल्ड जीडीपी में, और जब देश आजाद हुआ वो गिरकर हो गया लगभग 3.4% के आसपास। मतलब कि ब्रिटिशर्स की वजह से, कॉलोनियलिज्म की वजह से यहां पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार गिरता गया। फिर उसके बाद बोला गया कि जब इंडिपेंडेंस के बाद जो नेहरूवियन मॉडल अपनाया गया उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्पेशली जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आपको याद होगा, महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था, तो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया। और आज के डेट में जो आप जितने बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह देखते हैं, जितने पीएसयूज वगैरह हो गए, वो सब एक्चुअली वहीं से उसकी नींव रखी गई थी। तो वो सारी चीजें कुछ कुछ बताई गई हैं। और फिर 1991 में आपको पता ही है कि कैसे यहां पर एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए, उन सबको बताया गया। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लेसन्स क्या हमने सीखा, मतलब जो ग्रोथ एक्सपीरियंस हुआ है 1947 से लेकर 2014 तक, तो इसमें एक्सपीरियंस क्या क्या रहा है, लेसन्स क्या क्या रहे हैं। सबसे पहला लेसन रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो ट्रांजिशन की है फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। मतलब आपको पता ही है 1991 के पहले भारत ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ज्यादा नहीं आता था। मतलब कि यहां पर हमने अपने इकोनॉमी को ओपन नहीं कर रखा था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, सब कुछ सरकारी हुआ करता था ज्यादातर। और अगर हमें कोई गुड्स मंगाना भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो हमारा जो पहला लेसन और एक्सपीरियंस रहा है कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी से शिफ्ट होकर ओपन इकोनॉमी की तरफ आए हैं। फिर दूसरा लेसन ये रहा है, इंडियन इकोनॉमी ट्रांजिशन फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले क्या होता था, कुछ भी करना हो, जैसा भी करना हो, कोई भी बड़ा खर्च करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, तो वो सरकार के द्वारा किया जाता था। लेकिन आपको समझना है, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में सरकार के पास भी लिमिटेशंस होता है। वो कितना खर्च कर सकती है, उसको तो लोगों का भी ध्यान रखना है, गरीबों का ध्यान रखना है, तो उसके पास उतना पैसा बचता नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों पर खर्च करने के लिए। इसी की वजह से जो हमारा लेसन रहा है वो ये रहा है कि हमें प्राइवेट को वहां पर कंट्रीब्यूट साथ लाना पड़ता है। और इसीलिए आज के डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करती है। फिर तीसरा है वो है आपका टेक्नोलॉजी। और आप सभी को पता है भारत में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कि टेक्नोलॉजी से ना घिरा हो, चाहे मोबाइल फोन से लेकर हर चीज, कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो किसी ना किसी चीज में जिसमें हमारे इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन आता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस थे, 2014 में सिचुएशन क्या था, वो यहां पर बताया गया है। सबसे पहला है डिफिकल्टीज इन मेकिंग क्विक डिसीजन। पहले की यूपीए सरकार के ऊपर अक्सर इल्जाम लगता था कि यहां पर जो डिसीजंस हैं वो पेंडिंग रख दिए जाते थे, बहुत लंबा समय लगता था। और कोई भी डिसीजन अगर आप पेंडिंग रख दोगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड बनाना हो, हाईवेज बनाना हो, तो उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो पहला ये था। फिर दूसरा इल टारगेटेड सब्सिडीज, मतलब कि सरकार सब्सिडीज तो देती थी खूब सारा, लेकिन वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, करप्शन के कुछ चार्जेस लगते थे। तो यहां पर जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं वो नहीं हो पाता था। और जब सरकार का बहुत सारा पैसा सब्सिडी में चला जाएगा तो सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहां से करेगी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हालत थी 2014 में। फिर तीसरा है वो आपका लो मैन्युफैक्चरिंग बेस। पहले आपको याद होगा भारत में आज के डेट में कई सारी चीजों की हम चर्चा करते हैं, ऑल्दो अभी भी चीजें उतनी ठीक नहीं हुई हैं, क्योंकि मोबाइल फोन से लेकर अगर आप कोई भी ज्यादातर चीज देखोगे तो असेंबली प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट उसकी शुरुआत हुई है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि 2014 से पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब उसका जो बेस है उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज बोला गया है, दैट इज लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, मतलब कि यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर काफी बड़ा था। प्रॉब्लम क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर में, यहां पर जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको सही से जो एक
प्रॉपर तरीके से, एक मान लो एक कोई पर्सन है जो एमएनसीज में काम कर रहा है, बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको सुविधाएं मिलती हैं, इंश्योरेंस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। फिर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो थी 2014 तक, ये बोलना है, लेकिन सरकार ने कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को आज के डेट में बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये जो चैप्टर था, इसके अंदर डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ के बारे में बात की गई है कि कैसे जब पीएम मोदी की सरकार बनती है 2014 में, तब से लेकर यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होता है, बहुत सारे स्कीम्स लाई जाती हैं ताकि यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकें और फाइनली इंडियन इकोनॉमी को पुश कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलती हैं। फिर मैं आता हूं यहाँ पर सेकंड वाले चैप्टर पर। ये सेकंड वाला चैप्टर आप देखोगे तो यहाँ पर है व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? रिजिलियंट का मतलब है कि अगर आपके ऊपर कुछ भी प्रहार किया जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी आप डटे रहो, टिके रहो, यही होता है आपका रिजिलियंट। जैसे कि मान लो आजकल क्रिकेट वगैरह चलता है, तो क्रिकेट में मान लो कोई फास्ट बॉलर है बहुत तेज और आप बैट्समैन हो, तो जब भी कोई बड़ा बॉलर आता है, फास्ट बॉलर आता है, तो आपको उसको झेलना होता है कैसे भी, ताकि आगे चलकर जब कोई कमजोर बॉलर आएगा तो आप उसके ऊपर शॉट लगा सको। तो कुछ वैसा ही है आपका रिजिलियंस। तो यहां पर बताया गया है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि भारत ने क्या क्या किया, भारत की सरकार ने क्या किया ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो रिजिलियंट बन सके। अब देखो इस चैप्टर में मुझे 5 मेन चीजें मिली थी जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। वो 5 बड़ी बातें क्या हैं? देखो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट ऑन राइज। यहां पर यह बोला गया है कि स्पेशली प्राइवेट सेक्टर से जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़ा है, ताकि जब भी देखो कोई भी इकोनॉमी में अगर तेजी लानी है तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि सड़कें बनाना है, इंडस्ट्रीज खोलना है, तो उससे जॉब्स क्रिएट होगा, सीमेंट की बिक्री होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर एक्चुअली अगर आप देखोगे इस चार्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि 2013-14 के पहले अगर हम बात करें तो जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा, जो क्रेडिट है वो मतलब अंधाधुंध तरीके से दिया था, बहुत सारा क्रेडिट दिया था, जो आप देख सकते हो इस तरह से क्रेडिट जो है देते गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? ये जो क्रेडिट दिया गया था वो सही तरीके से नहीं दिया गया था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से दिया गया था, और इसीलिए यहां पर क्या हुआ है, अल्टीमेटली यहां पर क्रैश देखने को मिलता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो बैंकों की हालत है वो काफी खराब हो गई थी। मतलब 2013-14 तक जिस तरह से बैंकों ने अंधाधुंध तरीके से पैसा बांटा था, लोगों को क्रेडिट दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ, वो एनपीए में कन्वर्ट होता गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। और यही वजह है कि जब बैंकों की हालत खराब हुई तो वो क्रेडिट देने के लायक नहीं बचे, और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो क्रेडिट है वो आपका लगातार गिरता जाता है। लेकिन वापस से स्पेशली कोविड के बाद से अगर आप देखोगे तो फिर से आपको पिकअप देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है कि यहां पर क्योंकि बैंकों की हालत सुधार दी गई और इसीलिए क्रेडिट देखने को मिल रहा है। और क्रेडिट का मतलब यह हुआ कि जो बिजनेसेस हैं वो उधार ले रहे हैं बैंकों से, फाइनेंशियल सेक्टर से, और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट इस समय भारत में बढ़ता जा रहा है। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में बताया गया वो है आपका हाउसिंग को लेकर, कि कैसे हाउसिंग में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देखो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि हाउसिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मान लो एक घर बनेगा, अब आप खुद सोच के देखो एक बार दिमाग में कि एक घर बनने में कितनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि घर बनने में लगता है। तो जब भी यहां पर हाउसिंग बूम आता है, जब भी घरों की बिक्री बढ़ती है, मतलब ओवरऑल आप समझ लीजिए इकोनॉमी की भी वृद्धि होगी। अगर आपको किसी भी इकोनॉमी को देखना है कि क्या उसमें इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप एक काम करिए, वहां पर रियल इस्टेट जो सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, उसको देख लीजिए कि वहां पर कितना वृद्धि हो रहा है। अगर उसमें तेजी है मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में भी तेजी देखने को मिलती है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान क्या हुआ था कि जो हाउसिंग के प्राइसेस हैं वो काफी गिर गए थे, बहुत तेजी से नीचे आ रहे थे, और ये प्रॉब्लम हो रहा था। कहीं ऐसा लग रहा था कि यहां पर क्रैश तो नहीं कर जाएगा, लेकिन वापस से अगर आप देखोगे तो रियल इस्टेट में जो प्राइसेस हैं वो आपका और इंक्रीज हो गए, लगभग 4.3% के आसपास देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए क्या है, भले ही प्राइस इंक्रीज हुए हैं लेकिन वापस से जो इन्वेंट्री है वो कम हो गई है। देखो यहां पर एक चीज देखने को मिलता है आपको, कोविड के दौरान क्या हुआ था कि घरों की बिक्री नहीं हो रही थी, कोई घर लेने के लिए रेडी नहीं था, ऑफिसेज लेने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो क्या हुआ था कि यहां पर इन्वेंट्री बढ़ रहा था। ये इन्वेंट्री को दिखा रहा है। इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ कि मान लो जो घर बनकर तैयार हो गया उसको खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो उनकी संख्या बढ़ती गई है। तो ये आप देख रहे हो लगातार बढ़ता गया। लेकिन वापस से सरकार ने कई
कई ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से यहाँ पर घरों की बिक्री बढ़ी और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो आपका कम होता जा रहा है। मतलब इन्वेंट्री कम होना मतलब एक अच्छी बात है कि मतलब लोग घर खरीद रहे हैं, ये आपका दिखाता है। फिर तीसरी बड़ी बात इस चैप्टर में क्या कही गई है, दैट इज रिलेटेड टू वुमेन। देखो यहां पर ये बोला जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, सर्वे के अंदर, कि वर्ल्ड बैंक का ऐसा कहना है कि अगर भारत को 8% से ज्यादा का ग्रोथ करना है और सस्टेन्ड ग्रोथ करना है, हमें 8% से ज्यादा का ग्रोथ करना है, तो ये बिना वुमेन पार्टिसिपेशन के नहीं हो सकता। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो वर्कफोर्स के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन काफी कम है, ऑल्दो ये इंक्रीज हुआ है। जैसे कि सर्वे के अंदर ये बोला जा रहा है कि देखिए वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 23.3% था, लेकिन सरकार के इंटरवेंशन की वजह से आप देखिए ये बढ़कर 37% हो गया है। लेकिन हमें इसे और ज्यादा बढ़ाना है। साथ ही साथ यहां पर जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो भी इंप्रूव हुआ है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैं उसमें गिरावट आई है, जो कि दिखाता है यहां पर जो प्रो वुमेन पॉलिसीज हैं वो सरकार ने अपनाया है और ये टेक्टोनिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहां पर आप देख सकते हो 2017-18 में 23.3% था, लेकिन सरकार ने स्टेप्स लिया और लगातार इसकी वजह से जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोथ रूरल एंड अर्बन का ये दिखा रहा है 15 ईयर्स एंड अबव, तो वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 4th नंबर पर, यह है आपका मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। देखो यहां पर यह बोला जा रहा है, इस पूरे सर्वे के अंदर यह कहा गया है कि भले ही आपकी इकोनॉमी अगर मान लो जीडीपी ग्रोथ अच्छी कर रही हो, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, कई बार जो मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी होती है, जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक कहता हूं, जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कहते हैं ना रिटेल इन्फ्लेशन, तो वो सारी चीजों की क्या हालत है, तो उसकी हालत भी भारत ने काफी अच्छे से सुधार कर रखी है। देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये ऊपर नीचे जो लाइन हो रहा है, ये जो ग्रीन येलो ये जो लाइन है, ये बेसिकली मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को दिखा रहा है। ये मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और जो रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उससे मिलकर बना है। तो ये लाइन इसको दिखा रहा है। अब देखिए यहां पर आप बताया गया है सर्वे के अंदर कि 2014 में ये जो मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है वो एकदम पीक पर चला गया था, काफी ज्यादा हो गया था। मतलब इसका कारण क्या था कि आप नीचे देखिए, ये रेड जो आप देख रहे हो ना कॉलम, ये बेसिकली इन्फ्लेशन को दिखा रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन उस समय डबल डिजिट में था, 12%, 10%, ये आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी भी जो है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कम होता गया और अब हम 5-6% के आसपास चल रहे हैं। मतलब कि जो मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है वो नीचे आ गई है कंपेयर टू 2014, ऐसा यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है सर्वे के अंदर। और 5वीं बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था इसमें, वो है आपका एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। एक्सटर्नल स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन हमारे पास रिजर्व है कि नहीं। मान लो ग्लोबली कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मान लो अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या हमारे पास रिजर्व है कि नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो हम बात करते हैं, बिल्कुल इसमें भी बोला गया है कि वो भी हमारे पास अच्छा खासा है, $600 बिलियन से ऊपर हमारे पास रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका। लेकिन अगेन मैं आपको 10 बड़े हाईलाइट फिर से बता देता हूं, ताकि आपका जो पूरा ओवरऑल ये जो सर्वे आया है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो 10 बड़ी बातें इसमें क्या क्या है। देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे फास्टेस्ट होने वाली है और 2023-24 में ये 7.2% के आसपास होने वाली है। फिर इसके साथ साथ ये तीसरा साल होगा जब हम 7% से ऊपर जाएंगे, और 2024-25 में अगर अगेन ये 7% से ऊपर होता है तो यहां पर चौथा साल बन जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज को दिखाता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो रिजिलियंट है। फिर जो तीसरा इसमें जो हाईलाइट है वो यह है कि पिछले 1 दशक में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर काफी हेल्दी है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी देखने को मिलती है। फिर जो चौथी चीज है हाईलाइट है वो है आपका, इंडिया इज ऑल्सो 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखो फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज है, जैसे पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, ठीक है, फाइनेंस में डील करती हैं। तो भारत तीसरा लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी है पूरे दुनिया के अंदर, यह बताया गया है। फिर 5वीं जो चीज इसके अंदर बताई गई है वो है, दैट इज हमने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया और हम बन गए हैं
फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। देखो इसको लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो कि फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड भारत बन चुका है और हांगकांग को भी हमने पीछे छोड़ दिया। फिर जो छठा वाला है यहां पर हाईलाइट, वो है पीएम जन धन योजना में अगर आप देखोगे तो वुमेन बैंक अकाउंट होल्डर जो हैं उनकी संख्या 53% से बढ़कर 78.6% हो गई है। फिर नेक्स्ट अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। और 8वां है आपका फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। तो ये क्या दिखाता है, अगर हायर एजुकेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो आप देख सकते हो 2001 में 6.7% था और ये बढ़कर 20 साल में ये बढ़कर हो गया 27.9%। मतलब जो महिलाएं हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब वो जॉब्स की तरफ जाएंगी और हमारी इकोनॉमी को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। 9th पॉइंट है यहां पर ये बोला गया है कि सरकार ने काफी सपोर्टिव रोल प्ले किया है एमएसएमईज के लिए। हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो है आपका एमएसएमई, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इनफैक्ट कोविड भी आया था तो सरकार ने इनके लिए बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लेकर आए थे ताकि इनको बचा कर रखा जाए। और जो 10th है वो है आपका जीएसटी को लेकर कि कैसे जीएसटी के अडॉप्ट होने की वजह से जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, उसको एक अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। तो ओवरऑल फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो इस पूरे सर्वे में, रिपोर्ट में बेसिकली जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो ये कह रहे हैं कि 2014 में इंडियन इकोनॉमी की हालत काफी खराब थी, चाहे फिस्कल डेफिसिट की बात करिए, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करिए, इन्फ्लेशन की बात करिए। लेकिन आज के डेट में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट आपका लोअर हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट इट इज जस्ट अबव 1% ऑफ जीडीपी। मतलब ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था काफी सुधरी है। यह नतीजा निकलता है इकोनॉमिक सर्वे 2024 का। देखो ये बिफोर इलेक्शन है, मैं फिर से कहूंगा कि जो प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे है, ये छोटा वाला एक सर्वे आप कह सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपका इलेक्शन के बाद रिलीज होगा, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। खैर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द नेट इंटरेस्ट इनकम। इनमें से नेट इंटरेस्ट इनकम किसे कहते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना हो, कोई भी आपको कोर्स लेना हो, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, और सभी के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सभी कुछ दिया हुआ है। सो आई होप दोस्तों कि ये इकोनॉमिक सर्वे का जो पूरा डिटेल एनालिसिस था वो आपको पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।